गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बीएससी नर्सिंग का अपन एक बहुत बढ़िया कोर्स लॉन्च करने वाले आरयूएच के लिए, जो केवल और केवल अपने 12th के कोर्स में आधारित रहता है, जिसमें अपने पास जो सब्जेक्ट रहते हैं मुख्यतः अपने पास 3 सब्जेक्ट रहते हैं इसमें। और वो सब्जेक्ट इस क्रम में रहते हैं अपने पास। एक तो अपने पास पी सी बी, ये 3 सब्जेक्ट अपने होने वाले होते हैं इसमें। और केवल ये 12th के सब्जेक्ट से ही अपने पास RUHS, इसके सिलेबस की बात कर रहे हैं अपन। राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंस में जो है आपके पास केवल 12th के 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। पी मीन्स अपने पास भौतिक विज्ञान फिजिक्स रहेगा, सी मतलब अपने केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा, और बी मतलब आपके पास बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट रहेगा। और केवल आपको ये अपन को 12th में ही पढ़ने, 12th के सब्जेक्ट ही पढ़ने होते हैं। इसमें 11th का कोई योगदान नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी 12th में है वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं, और जो पास आउट है वो भी कर सकते हैं। जो भी 12th का रिसेंटली में भी एग्जाम देंगे उनके लिए भी फायदेमंद होगा। और ये एग्जाम आपका मई जून के आसपास होने वाला है, तो सारे लोग अपीयर हो जाते हैं उसके अंदर। अब यहां पे अपन ये देखेंगे कि इसमें मुख्यतः इनका जो मार्किंग पैटर्न क्या है वो देखते हैं। पी मतलब अपने पास जो भौतिक विज्ञान है, एक तो रहेगा बेटा अपने पास भौतिक विज्ञान, फिर रहेगा अपने पास केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, और तीसरा रहेगा अपने पास जीव विज्ञान। ये 3 सब्जेक्ट अपने सिलेबस में। अब इनके नंबरों की बात सुने अपन लोग, तो टोटल ये तीनों के नंबर अपने पास 100 होने वाले। तो उनका देखो वर्गीकरण कैसे। 33 नंबर की आपके पास रहेगी फिजिक्स, 33 नंबर की होने वाली आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट, और 34 नंबर की होने वाली बायोलॉजी अपने पास। तो बायोलॉजी का एक एक्स्ट्रा नंबर है, ठीक है ना, ताकि बांटने का वर्गीकरण इस तरह से किया गया। और ये टोटल मिलके अपने पास हो जाते हैं 100 नंबर बैठ जाते अपने, 100 हो गए। दूसरा ये है कि 100 ही क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अपने पास 100 ही है। तो एक का नंबर कितना हो गया, एक, तो पूरा 100 हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अपने पास, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ प्रॉब्लम भी अपने पास 100 है। एक का नंबर मार्क्स 1 है, तो टोटल हो गए अपने पास, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए अपने पास 100। तो ये अपने पास नंबरों का वर्गीकरण रहता है। अब बात करते हैं अपन पेपर पैटर्न कैसे रहता है। दूसरे राज्य के बच्चे भी दे सकते इसमें, ऐसा नहीं कि केवल राजस्थान के बच्चे ही दे सकते, दूसरे राज्य के बच्चे भी राजस्थान RUHS में भर सकते फॉर्म और उसका एग्जाम दे सकते। या फिर अपन ये समझे कि दूसरे स्टेट में भी एग्जाम होता ही, तो वो लोगों के लिए भी 12th का सिलेबस लगभग एक जैसा होता है, कोई विशेष अंतर नहीं होता है। साइंस के अंदर 12th का सिलेबस NCERT का पूरे इंडिया में एक जैसा है, और लगभग NCERT सभी राज्य में चल रही है। और किसी में भी अगर नहीं चल रही है तो 12th का सिलेबस भौतिक विज्ञान है अपने पास, रसायन विज्ञान है या जीव विज्ञान है, तो उनके सिलेबस में कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं होता, 19-20 हो सकता है। तो अपने पास ये जो कंटेंट है ये ऑल इंडिया लेवल पे वैलिड रहेगा, चाहे कहीं का भी बच्चा कर सकता है। तो अपनी क्लासेज ऑफलाइन भी रहेगी तो वो ऑनलाइन भी रहेगी, तो सभी तरह से अपन इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब रही बात कि लेवल क्या है। अब अगर अगला क्वेश्चन ये कहे कि सर लेवल क्या है, तो लेवल पे अगर अपन बात करें कि प्रॉब्लम को जो सोल्व करना है या अपने पास जो क्वेश्चंस आएंगे उनका लेवल क्या रहेगा। तो देखो आप लोगों को सबसे आसान वाली बात बताता हूं मैं, सबसे पहले आसानी से चलेगी, किसको आसानी से किया जा सकता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें आप लोगों के पास बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी 2 रहते हैं। बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ अपन को NCERT पे फोकस करना है, ठीक है।
एनसीईआरटी से बाहर कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनती है, क्योंकि अपन नर्सिंग का जो पैटर्न देखे वो नीट पैटर्न पे बेस्ड है। तो नीट लेवल पे बायोलॉजी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है आपके पास, लेकिन ये भी आपके पास केवल और केवल एनसीईआरटी बेस्ड ही रहती है। तो आपको उससे थोड़ा सा ऑर्डर कम लेना है, उससे थोड़ी सी अपन को जो लेवल है उसको थोड़ा सा कम कर लेना है। जैसे 60% लेवल तक अपन जा सकते हैं। जैसे ये 100% है, तो इसका अपन अगर 60% या 60 से 50% के बीच में भी पढ़ेंगे तो भी अपनी पार पड़ जाएगी। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगी? पार पड़ जाएगी, अपना काम हो जाएगा। मतलब 60 से 50% नीट का लेवल लेके पढ़ेंगे। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसमें दे सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, एसएमएस है, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेज राजस्थान में अवेलेबल। एम्स के लिए भी दे सकते हैं। इसमें एम्स में 11th और 12th दोनों आएगा। एम्स अगर कोई देता है तो 11 12 दोनों रहेंगे। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी आपको एक बात ध्यान देनी है कि अपने पास बेसिक सिलेबस क्या रहेगा? एनसीईआरटी रहेगा। लेकिन यहां पे क्या है, एनसीईआरटी होने में सब कुछ है उसमें, लेकिन अपन समझ नहीं पाते। तो अपने जो केमिस्ट्री के सर है ना, वो बहुत गजब के हैं। तो वो सर आपको अंदर से क्वेश्चंस निकाल गए ना। एनसीईआरटी में तो बहुत कुछ है, तो अपने जो फैकल्टी है वो अंदर से उन चीजों को निकाल के आपको उनको एमसीक्यू प्रॉब्लम में बना के आपको देंगे, जिससे आपको बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि एक टीचर क्या करता है, बुक को बहुत आसान बना के आप लोगों को परोस देता है, जिससे आप आसानी से उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो केमिस्ट्री के पोर्शन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि अपन को इतनी 12th की इतनी बड़ी किताब को बहुत आसान शब्दों में सीखने के लिए अपन ने बहुत अच्छी फैकल्टी रखी है। तो वो फैकल्टी आपको इसको बहुत अच्छे से करके अंदर से अलग अलग क्वेश्चंस निकाल के उनको कर पाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी में तो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको बढ़िया एमसीक्यू में करके और फिर अपन उनके टेस्ट भी लेते रहेंगे। तो टेस्ट लेने से भी वो क्या, थोड़ी सी अपनी चमक बढ़ जाएगी। आगे बात समझो, जिससे अपना काम और आसान हो जाएगा। तो ये रही बात केमिस्ट्री की। बायोलॉजी में भी अपने पास बहुत ही बढ़िया फैकल्टी है, और बायोलॉजी में अपने पास जो फैकल्टी अपन ने असाइन की है बेटा, वो फैकल्टी अपने पास डॉक्टर रवि जी सर, डॉक्टर रवि सर। और ये इनका बहुत अनुभव है, बहुत एक्सपर्टीज फैकल्टी में से है। ये जयपुर लेवल पे काम किया है इन्होंने, और ये हर तरीके से आपको पूरे बायोलॉजी के कंटेंट ऐसे बना के देंगे, एमसीक्यू प्रॉब्लम इस तरह के बना के देंगे कि आपको डायरेक्ट स्पून फीडिंग की जरूरत हो जाएगी। बस आप तो बस करते रहो, उनको आराम से काम हो जाएगा आपका। इससे बाहर कहीं से भी एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। 34 के 34 कर रहे होते इसमें। क्यों? क्योंकि ये जो एसएमएस है बेटा, अपने पास जो जयपुर एसएमएस है, उसकी जो कट ऑफ है ना अपने पास, वो 90 से 95 के बीच में रहती है। जैसे अपने पास 100 नंबर का पूर्णांक है, तो एसएमएस के लिए आपको 90 से 95 तक जाना रहता है। ये एसएमएस है। और बढ़िया कॉलेज के लिए अपन को कम से कम 80 से 85 नंबर चाहिए। ये गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है बेटा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अपन को ऐसा करना पड़ेगा, एसएमएस के लिए ऐसा करना पड़ेगा। गजब की मेहनत चाहिए, तब जाके अपन को गजब के कॉलेज मिलते हैं। ऐसे आसान भी नहीं है, लेकिन हमारी टीम के साथ आप टीम वर्क करेंगे तो मुश्किल भी नहीं है। ठीक है ना, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर अच्छी फैकल्टी के साथ बच्चा काम करता है तो हर काम आसानी से बन जाता है। तो ये बात है केमिस्ट्री की, अपन बात कर रहे थे। केमिस्ट्री के भी अपने पास जो सर है, राहुल सर है अपने पास, नाम राहुल सर है। और राहुल सर का भी अपना पढ़ाने का एक अलग ही अद्भुत तरीका है। बहुत प्रभावशाली फैकल्टी है राहुल सर जी। और उनसे केमिस्ट्री में अगर आप बात करेंगे तो आपको केमिस्ट्री की हर चीज बहुत अच्छे से आ जाएगी। और इतना बढ़िया करेंगे कि अगर आप नीट लेवल का भी काम कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आपकी सफलता तय है, अगर इस तरह से नोट्स को पढ़ रहे हैं तो। लेकिन आपको फैकल्टी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है ना, फैकल्टी के साथ साथ अगर अपन चलेंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी। नोट्स अगर तरीके से बनाते चल रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, लास्ट में बात करें अपन तो जो अपना जिससे बच्चे डरते हैं, हालांकि केमिस्ट्री से भी बच्चों को डर लगता है, बायोलॉजी तो फिर भी बच्चे
उससे फेमिलियर होते हैं तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, और डेली लाइफ में बायोलॉजी से अपना जीवन जुड़ा हुआ है, शरीर से जुड़ा हुआ है, प्लांट से जुड़ा हुआ है तो कर लेते हैं। केमिस्ट्री की थोड़ी सी चीजें अपन नहीं देखते हैं, और उनकी स्कूल लाइन में भी आजकल स्कूल लेवल पे भी इसकी अच्छा प्रैक्टिकल नहीं होने के कारण बच्चों को केमिस्ट्री समझने में मुश्किल होती जाती है। अब तीसरा जो सब्जेक्ट है बेटा, ये अपने पास फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। इसमें बच्चों को मजा बहुत आता है। क्या होता है? भौतिक विज्ञान समझने में बच्चों को मजा बहुत आता है, लेकिन नंबर और न्यूमेरिकल नहीं होते। क्या बोला मैंने? वापस से सुनिए मेरी बात, कि भौतिक विज्ञान जो है भौतिक संसार का निर्माण करती है। जैसे अपन कार में बैठते मजा आता है, मोबाइल चलाते मजा आता है, हवाई जहाज में बैठते मजा आता है, चीजें तो गजब होती है, उनका मजा भी लेने में मजा आता है, लेकिन वो कैसे बने, उनकी संरचना कैसे है, वो कार्य कैसे कर रहे हैं, उनको भी पढ़ने में मजा आता है। लेकिन उन पे आधारित कोई प्रश्न आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है, आंकिक प्रश्न आ जाता है, तो वहां पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि सबसे पहली बात तो है 10th तक अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स की है, अपने काम भी वो आने वाले, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट भूल जाते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में न्यूमेरिकल पोर्शन होता नहीं है। केमिस्ट्री में होता है लेकिन बहुत कम होता है। अब फिजिक्स में न्यूमेरिकल लेवल आ जाता तो वो 10th तक की 9th की मैथमेटिक्स अपन लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस अपनी छूट जाती है। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, तो अपन को थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स पे काम अगर हो जाए अपना, किस पे हो जाए? अगर अपना बेसिक मैथमेटिक्स पे अगर थोड़ा सा काम हो जाए, बेसिक मैथ अगर अपना आ जाए, थोड़ी सी बेसिक मैथ अगर अपन सीख ले, बेसिक मैथमेटिक्स अगर अपन कर ले, तो फिजिक्स चमक जाता है। ये समझ लो इसमें काम होना आसान है। तो इसका अगर थोड़ा सा ये काम कर लेंगे तो अपना काम बढ़िया हो जाएगा। तो 9th 10th की मैथ साथ साथ में अपन सीखते जाएंगे फैकल्टी के साथ, तो अपना काम हो जाएगा। कुल मिला के इसमें आपको पास फिजिक्स के अंदर 33 क्वेश्चन में से अपने पास 15 या 20 क्वेश्चन जो है, 15 से 20 क्वेश्चन जो है बेटा अपने पास, 15 से 20 क्वेश्चन अगर माने अपन, और 13 क्वेश्चन अगर अलग से निकाल लूं मैं, 20 और 13 का रेशो कर लूं, तो 13 तो होते हैं जो थ्योरी पे आधारित होते हैं, जो अपन याद करके जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन को पूछ लिया जाए कि भाई ये नियम कौन से सिद्धांत पे काम करता है, इसका सूत्र क्या है, थोड़ी कार्य प्रणाली से संबंधित पूछ लिया, किसी का पदार्थ के बारे में पूछ लिया, तो इस तरह से काम हो जाता है ना। भाई एक बदलेंगे तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी भौतिक राशि में कोई परिवर्तन करे तो दूसरी भौतिक राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सूत्र पे आधारित और जो भी अपने डेरिवेशन किया है, थ्योरी किया है, उससे आधारित काम करने से अपने 13 12 15 क्वेश्चन बैठ जाते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि 20 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो न्यूमेरिकल पे आधारित है, और न्यूमेरिकल की अपन ने प्रैक्टिस नहीं करी, स्कूल लेवल पे कराते नहीं है, बोर्ड पे 3-4 क्वेश्चन आते हैं, और जो बच्चे नीट कर रहे हैं वो फिर आपको क्रॉस कर जाते हैं। बाकी ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो 20 क्वेश्चन को करने के लिए, प्रश्न 20 बनाने के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए। अगर ये मेहनत हो गई तो अपना फिजिक्स भी कम संपूर्ण हो जाता है। तो थोड़ा सा फिजिक्स में ये ध्यान रखना है। भाई बायोलॉजी बच्चे कर ले पाते हैं, अगर बच्चा पढ़ेगा, रात दिन पढ़ेगा, वैसे तो कोई भी नहीं होगा। नोट्स बनाने पड़ेंगे, 2-3 घंटे बायोलॉजी को रोज, 2-3 घंटे केमिस्ट्री को, 5-7 घंटे डेली चाहिए। फिजिक्स में मेहनत के साथ साथ आपको थोड़ा सा लॉजिक को पकड़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल में। वहां केवल थ्योरी रटने से, फॉर्मूले रटने से ऐसे अब पार नहीं पड़ रही उस चीज से। थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन का स्वाद चखना पड़ेगा, नई चीज है ये। तो इसके लिए अपन को न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, और मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप क्लास के साथ काम करते हैं तो क्लास नोट्स में तीनों सब्जेक्ट में जो भी कंटेन होगा वो आप वैसे का वैसा ही पाएंगे जिस तरह से हमने बनाया। इस स्टाइल में आपको नोट्स बना के दिए जाएंगे कि आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम क्लास पोर्शन में जिस तरह से कराएंगे, आप अगर उस तरह से उनको करते जा रहे हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल आपके बाहर से नहीं रहेगा। उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, केवल नंबर बदल सकता है, तरीका वो ही रहेगा।
कैलकुलेशन करना का तरीका भी वही रहेगा, केवल कैलकुलेशन जो होगी वो टेबल बदल सकती है, कोई नंबर बदल सकता है, केवल उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। तो 9th-10th की मैथमेटिक्स में थोड़ा सा अपन को ध्यान दे लेना है, बाकी थोड़ा सा 11th का रहेगा तो बहुत बेसिक रहेगा, जो आपको बेसिक मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में हम बहुत अच्छे से करवा देंगे। फिजिक्स में अपने पास रहेंगे मिस्टर रुद्राक्ष सिंह, है ना, ये अपने को फिजिक्स देंगे बेटा, ठीक है, इंजीनियर रुद्राक्ष सिंह, है ना, ये आपको फिजिक्स पोर्शन देंगे आपको। और इनका भी अनुभव 10-15 साल का है, और फिजिक्स में आपके सामने जो पढ़ाते हैं वो मैं खुद हूं, ठीक है। तो फिजिक्स की फैकल्टी आपके सामने है, जो भी आप लोगों को मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, मैं ही रुद्राक्ष हूं, तो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और मेरी गारंटी है, आप अगर यहां एक बारी फिजिक्स पढ़ लोगे ना, तो आप यही कहोगे पढ़ना बेस्ट टाइमलाइन के प्लेटफॉर्म पे ही है, बेस्ट मजा तो यही आया बेस्ट। और जहां मजा आए वहीं पढ़ना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। तो फिजिक्स मैं आपको दूंगा। कुल मिला के अपने पास इस क्रम में देखा आपने कि बायोलॉजी में अपने रवि सर है, केमिस्ट्री में अपने पास राहुल सर है, और फिजिक्स में अपने पास रुद्राक्ष सर है। तो आप देखेंगे कि एक RR सीरीज होगी अपने पास, और RR तो अपने को पता ही है कि फेमस है, तो RRR सीरीज आपके पास होगी। RRR श्रेणी के टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, तो अपने आप में ये तीनों टीचर अच्छा अनुभव के साथ आपके साथ काम करेंगे, और जिससे आपको सफल बनाएंगे। RRR फैकल्टी है आपके पास, तो उनको आपको बहुत अच्छे से सुनना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और हमने एक एक फैकल्टी चुन चुन के कहीं से भी व्यवस्थाएं की है, और बहुत ही गजब अनुभव है, और बहुत अच्छा होगा। होता क्या है कि साइंस सब्जेक्ट में टीचर बहुत कुछ भी पढ़ा दे, लेकिन अगर डायरेक्शन गलत हो गई, जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि आपको 2 किलोमीटर चलना है, आपने 2 किलोमीटर तो तय कर लिया, लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी, क्योंकि डायरेक्शन अगर सही नहीं है तो गलत जगह पहुंच गए आप। तो वेक्टर थ्योरी में अपन यही बात करते हैं कि अगर दिशा सही नहीं मिली ना, तो जीवन में भी अपन फेल हो जाएंगे, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि दिशा ही सही नहीं है तो अपन को कैसे चीज मिल पाएगी। तो ये एक और अपने पास बहुत बड़ी चीज है, तो ये भी कर रही। अब मैं बात करता हूं बेटा, ये तो रही अपने पास सारे कंटेंट्स की, भाई कितने कंटेंट है, कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से चलेगा। अब अपन बात करते हैं फिजिक्स में भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, इस पे चलते हैं। तो भौतिक विज्ञान इस तरह से है अपने पास, इसमें क्या क्या रहेगा। भौतिक विज्ञान का अगर अपन अध्ययन करेंगे, तो भौतिक विज्ञान का अध्ययन इस क्रम में करने वाले अपन। भौतिक विज्ञान जो है अपने पास, भौतिक विज्ञान जो अपने पास है, जिसको अपन अंग्रेजी में फिजिक्स बोलते हैं, इसका क्रम क्या रहेगा समझिए आप लोग। तो भौतिक विज्ञान का जो क्रम है अपने पास में, 12th क्लास की भौतिक विज्ञान है। केवल बेटा अपन को 12th क्लास पे ही डिस्कशन करना है, 12th क्लास, 11th क्लास पे नहीं। तो 12th क्लास में अपने पास मुख्यतः 2 बुकें होती है, एक तो फर्स्ट बुक होती है, और दूसरी बुक है अपने पास सेकंड बुक। फर्स्ट बुक में अपने को पता है कि सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक चैप्टर होता है अपने पास, पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहता है। इसमें देखेंगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की जिसको अपन बोलते हैं, पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा चैप्टर अपने पास रहता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल वाली भी पूरी बात पढ़ेंगे अपन, है ना। इसके आगे आ जाता है अपने पास मैग्नेटिज्म, ऐसे ही ऑर्डर में अपने पास आ जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट, बड़े बड़े टॉपिक लिख रहा हूं, चैप्टर के नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना। इसमें अपने पास पोटेंशियल वगैरह सब आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिटेलिंग की बात करेंगे, जिसमें चैप्टर 1 और 2 भी कवर हो जाते हैं। इसके बाद में आ जाता है EMI एंड AC, और लास्ट में आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के जो अपने हैं कंटेन इस ऑर्डर में अपन को अध्ययन करना है। और फर्स्ट बुक थोड़ी सी सेकंड बुक के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट है, थोड़ी सी बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं, है ना। लेकिन अपन बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले के साथ अगर न्यूमेरिकल करते जाएंगे, MCQ प्रॉब्लम करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक अपन को समझ में आने लग जाएगी, बढ़िया बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे अपन अगर सेकंड बुक की बात करें तो ये तो बहुत ही आसान पुस्तक है। इस पुस्तक में तो कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, समझते जाओ। थोड़ी सी केमिस्ट्री भी काम आएगी, इसलिए मैंने कहा था केमिस्ट्री भी बहुत जरूरी है फिजिक्स के साथ, और थोड़ी सी मैथ भी रहती है। तो जो सेकंड बुक है अपने पास, इसमें देखो क्या रहेगा। एक तो अपने पास रहता ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स रहता है। अब ऑप्टिक्स में भी 2 पार्ट है अपने पास। ऑप्टिक्स में भी कितने पार्ट है? 2 पार्ट। एक तो रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। एक तो रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। इसके बाद में आ जाता है अपने पास ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। इसके बाद में आ जाता है एटॉमिक थ्योरी, ये केमिस्ट्री में भी रहता है। उसके बाद में होता है न्यूक्लियाई, और लास्ट में है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अर्धचालक। ये अपने पास सेकंड बुक का पाठ्यक्रम है आपके सामने। सेकंड बुक में क्या है कि न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है, अधिकांशतया जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ये ऑप्टिक्स है, और इसको थोड़ा सा ज्यादा समझना पड़ेगा ना। इसमें रे डायग्राम है, थोड़ी सी ज्योमेट्री लग जाती है, और न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं यहां से, और इसका वेटेज भी ज्यादा है। पूरी फिजिक्स में, संपूर्ण फिजिक्स में सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है वो ऑप्टिक्स वाला। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, और आसान बहुत है। केवल आपको थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन याद करना है, और बहुत ही सिंपल वाले न्यूमेरिकल को बना लो, वैसे के वैसे हूबहू न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाते हैं। एटॉमिक थ्योरी अपने छोटी क्लास में भी पढ़ी है, 9th 10th में भी, और केमिस्ट्री में भी खूब से बनती है। और यहां वापस आने वाले इसमें भी सेम ड्यूअल नेचर की तरह थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन पे ध्यान देना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, और ज्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन ऑप्टिक्स और इनमें से रहता है। ये थ्योरेटिकल पार्ट ही है ज्यादातर, और न्यूमेरिकल भी होता है तो 1 लाइन न्यूमेरिकल होता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करे और आंसर आ जाता है, तो उसमें कोई न्यूमेरिकल का बड़ा रोल नहीं रहता है। न्यूक्लियाई में मोस्टली 90% थ्योरेटिकली ही आपके एग्जाम में आएंगे, 10% कोई न्यूमेरिकल होगा, वो भी जो होगा ना अपने पास फिक्स होगा। भाई इस तरह से फॉर्मूले में वे वैल्यू गिवन है, इसको हल कर लो, जैसे बाइंडिंग एनर्जी है, मास डिफेक्ट्स है ना, और न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। 2-3 न्यूमेरिकल, नाभिक के विखंडन का न्यूमेरिकल बन जाता है, बंधन ऊर्जा आ जाती है, ये तय का। सेमीकंडक्टर में ऐसे तो न्यूमेरिकल होते हैं नीट जेई लेवल पे तो, लेकिन यहां पे मैं गारंटी देता हूं कि आपके कोई न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। ये पूरी फिजिक्स में अभी तक अपन करेंगे, इसमें प्योर थ्योरी बेस रहेगा, कोई न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं करेगा। नो न्यूमेरिकल चैप्टर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। अपने सिलेबस में नर्सिंग लेवल पे कभी भी नहीं आएगा। गेट थ्योरी का आएगा तो वो डायरेक्ट आएगा, उसमें न्यूमेरिकल नहीं होता, वो थ्योरी खुद ही होती है। तो यहां पे नो न्यूमेरिकल चैप्टर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। जिसमें कोई ही न्यूमेरिकल नहीं है, उस चैप्टर को अपन नो न्यूमेरिकल चैप्टर बोलते हैं, और उसका नाम है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में डायरेक्ट आपका काम हो जाता है। तो इस सीक्वेंस में अपन को सारे चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है, ओके। तो अपन 1 by 1 सारे चैप्टरों का डिस्कशन करेंगे।
और सबसे पहले अपन जो सबसे खूबसूरत चैप्टर है, और अभी आपके एग्जाम भी आने वाले बोर्ड के, तो अभी जो बच्चे ज्वाइन करेंगे तो वो बोर्ड के एग्जाम में भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो कम सिलेबस है, फर्स्ट बुक का सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा दिक्कत भी रहती है। ये जो सिलेबस है ये छोटा भी सिलेबस है और इसकी मार्किंग भी ज्यादा है। जैसे ये अपना 27 नंबर का रहता है और ये अपने पास बोर्ड में 29 नंबर का रहता है। हालांकि अपन बीएससी नर्सिंग के हिसाब से काम करने वाले हैं, फिर भी जो बच्चे अभी 12th का देने वाले हैं तो अपन इस तरह से करें कि उनके भी ये थोड़ा फायदेमंद बन जाए बोर्ड के हिसाब से भी। तो यहां से शुरुआत करेंगे ताकि बोर्ड का एग्जाम होगा तब तक ये सारा संपूर्ण पाठ्यक्रम खत्म हो जाए, और जैसे ही बोर्ड का एग्जाम खत्म होगा तो बच्चे सारे इस पे कंसंट्रेट करेंगे, जिससे बोर्ड का भी काम अपना आसान हो जाएगा और उसके बाद में इन पे बहुत अच्छे से वर्क कर लेंगे, जिससे अपना श्योर RUHS में भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूं, अगर आप हमारे साथ लगते हैं तो सफलता की गारंटी भी है। ठीक है ना? ओके, तो यहां इस तरह से अपन को पढ़ना है। तो आपको जल्दी से ज्वाइन करना है और हर जगह के बच्चे, किसी भी स्टेट के बच्चे, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और सभी लोग राजस्थान के एग्जाम को भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक आज अपन ने सिलेबस समझा। अब अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ऑप्टिक्स से, और शानदार टॉपिक है और हमारे साथ जुड़े और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, जिससे अपना बोर्ड का पूरा पाठ्यक्रम भी कवर करते हुए चलेंगे और जिससे बढ़िया सफलता के साथ अपना 12th का रिजल्ट भी रहे और RUHS में भी अपने जो भी आएंगे क्वेश्चंस वो भी सारे संपूर्ण सोल्व होंगे। तो यहाँ पे आज मैं इतना सा कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद। अब अगली क्लास में अपन इसके आगे स्टार्ट करेंगे। ओके।